कहानी के अगले भाग में हम देखते हैं। घर लौटे तो फिर वही अजनबीपन, उदासी और अपेक्षा। सबके मन खिंचे हुए थे। रिश्तों में अजीब तनाव भरा था। भीड़, शोर और मंगलमय वातावरण के बावजूद सब कुछ पराया सा लगता था। चारों ओर लोग भरे हुए थे। पड़ोस की उत्साही लड़कियां बीच बीच में गीत भी छेड़ देती थी। बाहर कनात लगाकर बन रहे पकवानों की गंध और धुएं के ऊपर छाई गहमा गहमी उदासीनता की इन परतों को तोड़ नहीं पा रही थी। रात उतर आई थी। गैस बत्तियां जलाई जाने लगी थी और बिजली के बल्बों वाली पट्टियों पर लिखे स्वागतम को दरवाजे पर लगाए जाने के लिए शोर मच रहा था। फूलों और पत्तियों से सजाए गए द्वार से कुछ टहनियां किसी बच्चे ने तोड़ ली थी और कुछ दूसरे बच्चे उसे लेकर शोर मचा रहे थे। उस सारे शोर के जंगल पर लड़कियों का गीत पंख फैलाकर उड़ने लगा। चंदन दे ओले ओले क्यों खड़ी नी बेटी, केहो जयावर खोजिए, तारे यहाँ बिच्चों सा चांद सबर खोजिए। सीढ़ियों पर पांव ठिठक गए। शोर को और अधिक शोर बनाते हुए वह गीत मेरे लिए शोर नहीं था, यह अपना मेरा मन था। चंदन की ओट ही नहीं, समूचे संसार की ओट लेने को जी चाहा। कहाँ खोज लूं अपना एकांत, जहाँ केवल मैं रहूं और मेरे तारों के बीच वह चांद। मन भर आया। ऊपर आई और कमरे अंधेरा पड़ा था, लेकिन छत पर बहुत कोमल उजाला फैला हुआ था। उजाला आकाश से धीरे धीरे उतर पड़ा था। नीले भूरे आकाश पर चांद लटका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ बोलना चाहता है और बोलने के लिए अभी चुपचाप नीचे उतरेगा और नीचे उतरकर मेरे कंधे पर आ बैठेगा। संदेश लाने वाले किसी धपल कपोत की तरह हवा के हल्के थपेड़ों के साथ नीचे का गीत सुनाई दे रहा था। तारे आम बिच्चो चांद सवर खोजिए। एकांत में उभरते अनेक चित्रों में एक चित्र उभर आया, आनंद दंपत्ति का। मुझे ऐसा लगा कि उनकी उपेक्षा मेरी अपनी कामनाओं की उपेक्षा है। तारों के बीच चांद की एक खोज का अध्याय लिखा तो उन्होंने ही था। उसके उपसंहार पर उनके बजाय केवल शून्य रख दिया था। मैं सोच सोच कर थक गई। चांद को छूता हुआ बादलों का एक नन्हा सा टुकड़ा तैरता चला आ रहा था। मेरी आंखों में नींद भर आई थी। अंधेरे कमरे में आई और बिना बत्ती जलाए चुपचाप पलंग पर लेट गई। मन ही मन एक निर्णय लिया कि कल जैसे भी हो आनंद साहब के यहाँ जाना होगा और इस हवेलना के लिए निजी तौर पर क्षमा मांगनी होगी। अगले दिन आनंद साहब के यहाँ पहुंची तो ऐसा लगा जैसे मैं यहाँ अजनबी हूँ। किसी तरह अंदर गई। स्टडी में आनंद साहब मेज पर झुके हुए लैंप जलाए कुछ लिख रहे थे। मेरी आहट से उन्होंने सिर उठाया और खिल गए। कलम नीचे रख कर एकदम बोले, अरे कुंतल, कैसी हो भाई? इधर आने की इजाजत कैसे मिल गई? मैंने आभार सहित उन्हें झुककर नमस्कार किया और सामने कुर्सी खींचकर बैठ गई। मेरा मन अब भी आहत और उदास था। मेज पर सिर झुकाए हुए मैंने बताया, अपनी एक सहेली के यहाँ जाने का बहाना करके आई हूँ। पापा ने आपको निमंत्रण नहीं भेजा, मुझे इसका गहरा दुख है। आपसे क्षमा मांगने आई हूँ। सहेली के यहाँ जाने का बहाना करके आने की बात एक क्षण बाद ही कुछ अस्वाभाविक से लगी। झुके हुए लैंप की रोशनी उनके चेहरे के निचले आधे हिस्से पर पड़ रही थी। ऐसा लगा जैसे वे कुछ अस्थिर हो उठे हैं। मैं कहती रही, मुझे तो बहुत बुरा लगेगा कि ऐसे समय में आप ना हो। मेरी आंखें गीली हो आई। मैंने रुमाल आंखों पर रखा तो अपने बालों पर एक स्पर्श महसूस किया। हाथ आनंद साहब का था। वे बोले, पागल हुई हो कुंतल, हमारा उसमें क्या है? तुम्हें और शोभन को मैं निकट ला सका, यही मेरे मन का आश्वासन है। तुम सुखी रहो। हम सम्मिलित हो या ना हो, अंतर क्या पड़ेगा? कहकर वे कुर्सी से उठे और मेरी ओर आ गए। पहला आंसू शायद कठिनाई से निकलता है, किंतु उसके बाद अंतिम आंसू कठिनाई से रुकता भी है। मैं रोती जा रही थी। उन्होंने आतुर होकर मेरा सिर अपनी बाहों में दबा लिया। स्नेह पाकर मन अब खुलकर रो लेना चाहता था। आनंद साहब बोले, पगली, तेरा मन चाहा तो हो गया, अब रोने का क्या काम? सच कहता हूँ, तुम्हें रोते देखकर मेरा मन टूटता है। मेरे दबाकर कंधे को उन्होंने मुझे कुर्सी के तकिए से टिका दिया और जल्दी से उठकर पानी का ग्लास ले आए। पानी मुझसे पिया नहीं गया। रुलाई फिर फूट पड़ी। मुझे अपने कंधे की ओर खींचकर सहलाते सहलाते उन्होंने मेरे माथे को हल्के से चूम लिया। हल्की सी एक विरक्ति मन में उभरी, लेकिन दर्द के बहाव में वो बह गई। उसी तरह सहलाते उन्होंने अचानक मुझे जोर से भींच लिया। मेरी मुंदी आंखें कुछ देख नहीं पाती थी। सहसा उन्होंने चेहरा अपनी ओर खींचकर मेरे होठों पर अपने होठ चबा दिए।
नम्र संवेदनाएं अचानक चौंक पड़ी। अज्ञात भय की चिंगारियां क्षण मात्र में मेरे रोम रोम को छू गई। स्नेह का आश्वासन भी पलक मारते ही किसी मिट्टी के खोखले खिलौने की तरह टूटा और उसके अंदर से एक घिनौना कीड़ा बाहर आ गया। कमरे की हवा में जैसे ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद की तपन और दुर्गंध भर गई। वह घिनौना कीड़ा किसी दुर्दांत पशु की तरह ही आतंकित करता हुआ मुझे निगलने की कोशिश करने लगा। आतंक से भरकर मैं तिलमिला उठी और उससे छूटने की कोशिश में छटपटाने लगी। पशु उन्मत्त हो चुका था। उसके पंजे सहसा घिनौने और कठोर हो आए थे। मुझे लगा जैसे उन पंजों के नाखून मेरी गर्दन और छातियों के पास धंस जाएंगे। मेरी सांस घुट रही थी। उसका पशु बल जाग उठा था और उसने मुझे कुर्सी से खींच लिया था। मेरे छटपटाते हुए हाथ पैर बचाता हुआ वह मुझे सोफे की तरफ खींचने लगा। विवश और आतंकित कंठ से चीख के बजाय एक कराह भर निकल पाई। उस कमरे में चारों ओर जुगुप्सा और घिनौनापन जोर जोर से नाचने लगा था। कातर और असहाय होकर मैंने चारों ओर देखा। इसी बीच उसके होठ फिर मेरी ओर झुके। अपनी बाहें छुड़ाकर मैंने उसके चेहरे को पीछे धकेलना चाहा, लेकिन पशु ने अपने कठोर पंजों से मेरा हाथ पकड़ लिया। असहायता की चरम सीमा पर पहुंचकर किसी डरी हुई गाय की तरह मैंने उसके पंजों को दांतों से काटा। पीड़ा से कराहकर वह चौंक गया और बंधन कुछ ढीले हुए। इसी एक क्षण का लाभ उठाकर मैंने झटके से अपने आप को मुक्त किया, जैसे किसी मछुए की उंगलियां ढीली हुई हो और मछली तड़प कर बाहर आ गई हो। इसी तरह मैं उसके बंधन से छूट गई। किसी तरह झपट कर मैं दरवाजे तक आई। पशु ने दोबारा आक्रमण करना चाहा, लेकिन अब मुझे प्रतिरोध उभर आया था। मैंने उसे झटका और फिर बिना किसी ओर देखते झपटते हुए मकान के बाहर आ गई। आवेश से मेरा रक्त खौल रहा था। मुझे सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैं एक क्षण के लिए भी ठहरना नहीं चाहती थी। तभी उधर से एक खाली रिक्शा गुजरा। मैंने उसे कैसे रोका, कैसे उसके बैठकर घर तक आ गई, यह मैं नहीं जानती। जैसे सैकड़ों आंधियां मुझे धकेलती हुई गुजर रही थी और मेरे अंग अंग पर जहरीले सांप चिपटे हुए थे। एकांत पाकर भी मन शांत नहीं हुआ। ऐसा अनुभव हुआ जैसे चारों ओर डरावना जंगल और अंधेरा छा गया हो। जंगल और अंधेरा दोनों ही अछोर थे और ऐसा लगता था जैसे उस अछोर जंगल और अंधेरे से डरावने पशु मेरी ओर घूर रहे हैं। वह नींद थी या मूर्छा, यह मैं नहीं कह सकती। जो कुछ घटा था वह डरावने सपने की तरह चारों ओर नाच रहा था। कभी कभी ऐसा होता है कि सचमुच दुर्घटना की बजाय दुर्घटना का भय अधिक कष्ट देता है। मेरी स्थिति कुछ ऐसी ही थी। किसी ने मेरे कुआरेपन को फांसी देनी चाहिए थी। यह संयोग ही था कि अंतिम क्षण में मैं बच गई थी, किंतु वह बचना अधिक झिंझोड़ने वाला था। शोभन से अंतिम संपर्क करने का दिन निकट आ रहा था। सोच नहीं पा रही थी कैसे इस सत्य का समर्पण कर सकेंगी। क्या सब उनसे छुपा कर रखना होगा? क्या यह सब छुपाया जा सकेगा? ज्वालामुखी की तरह क्या सब फूट नहीं पड़ेगा? मूर्छा में मानस पटल पर चित्र उभरने लगे। दीदी के साथ बात मुरझा गई मैं। बंधनवार बदली जा रही है। घर की चहल पहल दोबारा गर्म हो चुकी है। पिछले कमरे में लड़कियों का गीत गूंज रहा है। चंदन दे ओले ओले क्यों खड़ी नहीं बेटी। चंदन की आड़ में नहीं बल्कि आशंकाओं के जंगल में कोई खड़ी है दुल्हन। मेहंदी लगी हुई हथेलियों में जलन पैदा हो जाती है। लड़कियों का शोर उभरता है। लो बारात आ गई, दूल्हा देखो दूल्हा देखो। चंदन की आड़ में खड़ी दुल्हन को धकेलती हुई लड़कियां बारजे तक ले जाती है। ले देख कुंतल, इतने बड़े बड़े लोग तेरी बारात में आए हैं। दूल्हा कितना अच्छा लग रहा है। दूल्हा दूल्हा कहाँ है? दुल्हन की आंखों के सामने जंगल का अछोर अंधकार उभर आता है। जंगल का वह डरावना भय एक क्षण में बदलता है और आकाश तक उठते हुए संगीत का रूप ले लेता है। संगीत में उत्साह भी है और उन्माद भी। बाजे गाजे, रोशनी और कोलाहल के बीच सुनहले आभूषणों से सजी एक घोड़ी धीरे धीरे द्वार की ओर बढ़ती है। कोलाहल में मंगल मंत्रों का एक स्वर भी मिल जाता है। बार जैसे चावल और फूल की पत्तियां बरसती है और द्वार पर कलश के माथे पर रखा दियरा कांपता है, लजाता है। मेहंदी रचित दो हाथों में लटका हुआ एक पहला चार चमक रहा है। शोभन की भावाकुल आंखें उठती है और सिर धीरे धीरे झुक जाता है हार का स्वागत करने के लिए। दूल्हा जीम रहा है। सहनाई की धुन वातावरण को गुंजा रही है और लड़कियां गीत गा रही हैं। दृश्यांतर होता है। अगरू, चंदन, कपूर और हवन सामग्री की सुगंध से भरा नीला धुआं हवन के सुनहरे लपटों के ऊपर बल खा रहा है।
वेद मंत्र गूंज रहे हैं और लाल कपड़ों में सजी हुई एक आशा अपनी प्रिय के साथ बंधी हुई 7 फेरे पूरे कर रही है। रीतियां निभाई जा रही है और बाहर शहनाई का स्वर और ऊंचा हो गया है। फिर एक दृश्यांतर, पास पड़ोस के मकानों के बाजू पर लोग जुटाए हैं। एक हृदय विदारक रुदन शहनाई और स्वरों से लिपट रहा है। आंसुओं में पिताजी की कठोर कटुता घुल गई है। शोभन की भी आंखें भीग आई है। विदाई के लिए कार तक पहुंचते पहुंचते ऐसा लगता है जैसे करुणा का सागर अपने बांध तोड़ देगा। एक दृश्यांतर और, नीले कमरे की सजी हुई खिड़कियों पर नीले पर्दे खींचे हुए हैं। बार जैसे छनकर आई हवा में रात रानी की गंध घुली हुई है। पलंग पर जहां तहां कुछ फूल बिखरे हैं। सलज सिमटी हुई कुंतल के माथे पर शोभन के होंठ झुकते हैं। संकोच की हरिणी चौंक चौंक उठती है, किंतु उसी एकांत नीले कमरे में आशंका का एक प्राणी आसपास मंडराता है। भयभीत कुंतल सहसा फूटकर रो पड़ती है। शोभन चिंतित हो उठते हैं। वह सोच नहीं पाते कि कैसे आश्वासन दे। संभव है उन्होंने सोचा हो यह यातना भरे दिनों का उपसंहार है। वे स्नेह सिक्त बाहों में कुंतल को समेटते हैं। घर की याद आ रही है कुंतल, नई जगह में जी घबरा रहा है। मैं हूं तो कुंतल, याद करो कितने संकटों के बाद यह घड़ी आई है। उनके शब्द ठंडे कोमल फूलों की तरह मेरे मन को सहला रहे हैं, लेकिन वह कोमल शीतल स्पर्श मेरे अंतस के ज्वालामुखी को दबा नहीं पा रहा है। अंतस का ज्वालामुखी उबल रहा है, घुट रहा है। सहा जा सकेगा या नहीं जा सकेगा यह विस्फोट मैं कह नहीं सकती। अंततः उसे विस्फोट को संधि मिल गई। आंसुओं की राही फूटकर वन पशु की कथा बाहर आ गई। जो कुछ भी उस दिन आनंद साहब के उस कमरे में आनंद साहब के वन पशु द्वारा हुआ था, वह सब एक एक कर मैंने शोभन को बताया है। गांठ पर गांठ खुलती जाती है और आंसुओं की जगह खौलता हुआ अपमान बाहर आ जाता है। उस यातना कथा के समाप्त होते ही आंसू फिर उमड़ आते हैं, जैसे दर्द के ज्वालामुखी पर मेह बरसकर धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। और सिहर कर मैं देखती हूँ शोभन वहां नहीं है। मैं अस्फुट स्वर में उन्हें पुकारती हूँ, शोभन। कहानी के अगले भाग में हम देखते हैं ओस के नन्हे नन्हे मोती घास पर गुथे हुए हैं, जैसे रजत चूर्ण बिखेर दिया गया हो। कितना अच्छा लगता है नंगे पांव पर इन मोतियों पर चलना, लेकिन शीतल मोतियों पर पांव पड़ते हैं और फिर सहसा ऐसे लगता है जैसे वो नन्ही नन्ही घास एक अछोर जंगल में बदल गई हो और मैं उसमें कहीं खो गई हूँ। एकाकीपन के भय से मैं कांपी जाती हूँ और ऐसा लगता है जैसे वह वन्य पशु मेरे पीछे आ रहा है। शोभन, मैं आतंकित होकर उन्हें आवाज देती हूँ। क्या बात है कुंतल? शोभन ने आतुर होकर पूछा। मेरी चेतना सहसा लौट आई थी। एक क्षण की उस मूर्छा के कारण ठंडा पसीना मेरे चेहरे पर उभर आया था। शोभन ने बहुत प्यार से पसीना पोंछा और कहा, पगली, आतंक से तो लड़ा जाता है न कि उसे बसाया जा रहा है। आओ उठो, देखो धूप निकल आई है। कल जो पौधे तुमने फूल बगिया में लगाए थे वे रात भर की ओस से हरे हो आए हैं। स्नेह स्पर्श ने आतंक के बादल काट दिए। न जाने कितनी तरह के पौधे शोभन ने सहेज रखे थे। वह नन्ही सी फूल बगिया रंगों का एक उपवन थी। बेला, चमेली, सोन सूझी, पंसुतिया और जाने कितने पौधे। सहसा शोभन चौंके और संकुचित हो उठे। धीरे से बोले, अरे बहुत गड़बड़ हो गया। कोई आए ना आए मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। एक क्षण के लिए मैं समझ नहीं पाई कि बात क्या है, और फिर जैसे ही बात समझ में आई एक लज्जा भरी पुलक मेरे रोम रोम में दौड़ गई। शोभन की सफेद कमीज पर बाईं और सीने पर सिंदूर का एक दाग था। रक्ताब होकर शोभन मुस्कुराए और बोले, रहने भी दो, मैं नहीं बदलता कमीज, कोई देख भी लेगा तो क्या होगा। मेरे रोम रोम में पुलक भर आई थी और चेहरे पर जैसे गुलाल फुट गया था। एक नन्ही गोरैया चमेली की लतर से एक पतली शाखा को तोड़ने का प्रयत्न कर रही थी। शोभन ने चाहा कि उसे उड़ा दे, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। उसे ले जाने दो शोभन, वह भी तो अपना नन्हा सा घर बनाएगी। छोटे से औजार से शोभन फूल बुगला के पौधे की मिट्टी नरम करने लगे। मैं गुलदस्ते के लिए कुछ फूल और टहनियाँ चुन लेना चाहती थी, तभी मेरी उंगली में कुछ चुभ गया। सुगंधित फूलों के बीच वहाँ एक गंदी झाड़ी उग आई थी। उस झाड़ी में फूलों की बजाय कांटे ज्यादा थे। शोभन, तुमने लगाया है यह पौधा? कितने जोर से कांटे चुभ गए हैं इसके। देखो आके इधर, मैंने उन्हें पुकारा। वे उत्सुक होकर उधर आए और उस झाड़ी को देखकर बोले, नहीं, ये तो अपने आप उगाई है। तो इसे उखाड़ फेंको शोभन, देखो इसका कांटा कितनी जोर से मेरी उंगली में चुभ गया है। शोभन ने मेरी उंगली अपनी उंगलियों में ले ली। उंगली के सिरे पर रक्त की हल्की सी बूंद चमक रही थी। शोभन ने उंगली को चूम लिया।
इस जंगली लतड़ को उतार कर तुरंत फेंक दो शोभन। उसने उगते हाथ बांध कर भीन कर रख दिया। शोभन ने मिट्टी नरम करने वाला औजार उस जंगली पौधे की ओर बढ़ाया, फिर सहसा रुक गए। मैंने पूछा, क्यों, तुम क्यों रुक गए शोभन? कुछ नहीं कुंतल, यह पौधा अवांछित तो है, पर मैं सोचता हूँ। क्या सोचते हो शोभन? पहले इसे उखाड़ दो। शोभन ने उस पौधे को निर्ममता से उखाड़ के दूर फेंक दिया। मैंने उन्हें टोक कर पूछा, तुम इसे उखाड़ने में संकोच क्यों कर रहे थे? बात यह है कुंतल, एक क्षण के लिए मैंने सोचा, वह भी प्रकृति की एक देन है। घर के अंदर अपरिचित गोराया आ बैठती है तो हम उसे मार तो नहीं देते। मानवीय तर्क से मैं निरुत्तर हो गई, किंतु भावनाएं कह रही थी कि यह सब कुछ अप्रिय था। बल्कि मुझे लग रहा था कि उस जंगली पौधे का वहां उगना और उस कांटे चुभ जाना एक मनहूस घटना थी। शोभन ने कई लतरे बारजे से डोरी लटका कर बांध दी। लतरे उन डोरियों के सहारे बारजे तक चढ़ जाएंगी और उनके लाल सफेद फूल नीले कमरे में झांक झांक कर सुगंध की मुट्ठियां बांध बांध कर फेंकेंगे। पूरे 2 घंटे उस फूल बगिया में बीते। पौधे के पीले पत्ते साफ करके मिट्टी मुलायम की गई और हम दोनों ने मिलकर पौधों को सींचा। शोभन को अब तैयार होना था विश्वविद्यालय जाने के लिए। उत्साह के साथ चुनकर उनके कपड़े निकाले, सावधानी से उनके बटन वगैरह देखे और उनके नहाने का गर्म पानी रख दिया। मेरे हाथ से तौलिया लेकर वे बाथरूम की ओर मुड़े, फिर रुक गए। शरारत भरे स्वर में बोले, कुंतल जरा इधर आना। जैसे ही मैं उनके निकट गई, उन्होंने तौलिया का फंदा मेरे ऊपर डालकर अपनी ओर खींच लिया। मैंने सहम कर कहा, छोड़िए ना, कोई देख लेगा। सहसा द्वार पर आवाज आई, शोभन दा, शोभन दा। शोभन ने चौंक कर तौलिया अलग कर लिया और 2 कदम पीछे हट गई। वह मीनल थी। अंदर आते आते सहसा लजाकर बाहर चली गई। शोभन ने अचकचाकर उसे पुकारा। मीनल अंदर आई। उसके हाथ में कुछ किताबें थी। उसने हिचकते हुए कहा, नहीं भैया, मैं तो यूं ही आ गई थी, कोई काम नहीं था। वाह, यह भी कोई बात होती है। तुम अपनी भाभी से बात करो, मैं नहाए लेता हूँ। लेकिन मैंने सोचा आप चले न गए हो। अभी से कैसे पता चला? आज तो क्लास देर से होती है। खैर तू बैठ, फिर साथ साथ चलेंगे। शोभन बाथरूम गई ही थे कि माँ जी आ गई। मैंने ले जाकर आंचल सिर पर रख लिया। माँ ने ध्यान से मेरी माथे की ओर देखा और मुस्कुराई। उनकी आंखों में स्नेह का सागर उमड़ आया। वे बोली, बहू तू कपड़ा तो बदल ले। मीनल भी क्या सोचेगी कि माँ अपनी बहू का ध्यान नहीं रखती। मैं कपड़े बदलने ऊपर चले गई। तन मन में मान भरा हुआ था। पशु का आतंक धुल चुका था और सुख संतोष का सरोवर भर आया था। कामिनी के फूलों की सुगंध नीले कमरे में अभी भरी हुई थी। पलंग के पास की नन्ही मेज पर मखमली जिल्द वाली किताब आली खुली हुई उल्टी रखी थी। पलंग के पास आई तो एक क्षण के लिए कामिनी की गंध में खो गई। पलंग पर बिछी हुई आसमानी चादर मन के आलोड़न को तरह लहरों से भरी हुई थी। सहजन प्रतिक्रिया बस हाथ आगे बढ़े कि उन लहरों को समतल कर दिया जाए, पर रुक गए। चादर पर कामिनी के फूल जहां तहां बिखरे थे। उनकी उज्ज्वलता धुंधली पड़ गई थी और पंखुड़ियों की कोरों पर पीला कत्थई रंग चढ़ गया था। फूल बटोर कर अंजुलि से भर लिए। अंतस में रेशमी गुदगुदी सी भर गई। फूल एक लघु कथा के ऐसे अक्षर थे जिनका उपयोग हो चुका था। उन्हें कामनाओं के जिस आवेग ने मसला था, उसकी कथा उन फूलों से अभी उनकी गंध की तरह शेष थी। फूल फेंके नहीं गए थे, उन्हें सावधानी से नन्ही सी मेज पर रख दिया, जहां वह मखमल से मढ़ी किताब आधी खुली पड़ी हुई थी। माथे पर उसने होठों की गुलाबी आग का स्पर्श किया। वह गुलाबी स्पर्श नसों को गुदगुदा गया। मैं क्षण भर को अपने आप को भूल गई। मेरे रेशमी परिधान को गुदगुदाते हुए स्पर्श वक्ष में समाते हुए अलग गरमाई और उसका जादू मुझ पर छा गया। अंग अंग में सुबह की शबनम भरने लगी। उनके माथे पर उतर आए बालों में उलझी हुई उंगलियां, खुले पृष्ठ के ये शब्द मैंने अपने आंचल में समेट लिए। दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो में। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।